साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत आप सबका हमारे न्यू प्रकल्प 15 मिनट शो में। और इस 15 मिनट शो में हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस शो में प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 15 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में राजाओं के नाम है, सूची 2 में राजवंशों के नाम है। राजा का नाम है कुणाल, आंध्रक, यूक्रेटाइडस, एस्पेलिरिश और राजवंशों का नाम है हिंद, ग्रीक, पार्थियन, शुंग और मौर्य। एक और राजवंश है जो टाइपिंग के कारण गड़बड़ हो गया है, यहाँ एक और प्रश्न में शक राजवंश भी है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। आपको पता है कुणाल किस राजवंश से संबंधित शासक है? मौर्य वंश से। ठीक है। उसी प्रकार आंध्रक किस राजवंश से संबंधित शासक है? यह शुंग वंश से। यूक्रेटाइडस यह हिंद ग्रीक वंश से और एस्पेलिरिश यह पार्थियन वंश से। तो इस तरीके से क्या हो गया? 3-4-1-2 इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, पहला कारण। ठीक है। केंद्रीय सत्ता का अभाव, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, श्रेष्ठ प्रकार की सेना थी। ठीक है। यह भी सही है, यह भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था, जिसमें एक नाम आम्भी का आता है, गांधार का राजकुमार। वह एक अच्छा प्रशासक था, इस कारण से वह भारत में जीत पाया, यह कहना गलत है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर 1 और 2 नहीं होगा, 1, 2 और 3 यही होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? यहाँ महाकाव्य जो प्रारंभिक तमिल साहित्य है, प्रारंभिक तमिल साहित्य में महाकाव्य इपिक कौन कौन है? तो लक्कापियम एवं तिरुक्कुरल, अहनानुरु और पुनरानुरु, पाद्रिदुपत्रु एवं मदुरैक्कांची और सिलप्पदिकारम और मणिमेखलय। तो गौर करिएगा, तो लक्कापियम एवं तिरुक्कुरल, यह कुरल जो है यह तमिल भाषा में लिखित जैन साहित्य है। तो लक्कापियम यह व्याकरण का ग्रंथ है। अहनानुरु और पुनरानुरु ये सब जो है ये सब गीत है, यानी स्फुट रचनाएं हैं, प्रेम गीत है। महाकाव्य कौन है? सिलप्पादिकारम और मणिमेखलय, यही 2 महाकाव्य है। नेक्स्ट, अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, इसका टारगेट बैच द ऑफिसर्स एकेडमी ने लॉन्च किया है। इस टारगेट बैच में निर्धारित 3 पेपर की तैयारी कराई जाएगी। पहला पेपर लैंग्वेज का पेपर है, दूसरा पेपर जनरल स्टडीज का है और तीसरा पेपर मैथ और रीजनिंग का है। इस टारगेट बैच की शुरुआत 3 सितंबर 2025 से हो रही है। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट और 15 टेस्ट सीरीज केवल और केवल 999 रुपए में। तो आप इस बैच के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक ही परीक्षा है और एक ही परीक्षा पास करके आपको पदाधिकारी बनना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 क्या क्या है? सूची 1 और सूची 2 इधर रचनाएं हैं, जैसे तिरुक्कुरल, सिलप्पादिकारम, मणिमेखलय और तोलक्कापियम।
और इधर रचनाकारों का नाम है। आपको इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तिरक्कुलर, यह किसकी रचना है? यह तिरुवल्लुवर की रचना है। सिलप्पादिकारम, यह किसकी रचना है? तिरक्कुरल। ए का 4 हो जाएगा। यह तिरुवल्लुवर की रचना है। दूसरा सिलप्पादिकारम, यह सिलप्पादिकारम किसकी रचना है? सिलप्पादिकारम और मणिमेखलय और ठरिया, एक तरफ रचना है और दूसरे तरफ रचनाकार है। तिरक्कुरल, सिलप्पादिकारम, मणिमेखलय और तोलक्कापियम। तोलक्कापियम डी का इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मैं एक बार इसका ऑप्शन देख लूं। तिरुक्कुरल, यह तो तिरुवल्लुवर की रचना है। सिलप्पादिकारम, यह इलांगो आदिकल की रचना है। मणिमेखलय, यह सत्तनार की रचना है। और तोलक्कापियम, यह तोलक्कापियर की रचना है। मतलब 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर सूची, एक तरफ संगम ग्रंथ का नाम है एक सूची में और दूसरे सूची में संकलन करता है। उसका संकलन किसने किया? एग्रुनुरु, एहनानुरु, मुरुगरुपडे और सिरुपुनुरुपडे। इधर रुद्र शर्मन, नकीरर, नत्तनार और गुडलुर किलार, यह सब संगमकालीन साहित्य है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एग्रुनुरु, यह गुडनूर किलर की रचना है। अहनानुरु, इसको संकलित किया रुद्र शर्मन ने। मुरुर गुरुर पड़े, यह नकीरर द्वारा संग्रहित है। और सिरु पुनरुपड़े, यह नतनार द्वारा संकलित है। इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, अर्थात विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पढ़िए कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर, पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यहाँ गौर करिएगा, प्रारंभिक मध्यकालीन समय है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 650 से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो पीरियड है, इसको प्रारंभिक मध्यकालीन समय कहते हैं। इसमें चोलों के यह उत्कर्ष का काल था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों में जो शासन संचालित था वह शैलेंद्र साम्राज्य कहलाता था, के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित किया। राजेंद्र चोल का नाम आपने सुना होगा, तो यह भी सही है। प्रश्न है कि इसमें कौन सही है? तो यह दोनों सही है, केवल एक, केवल दो गलत हो जाएगा, दोनों। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका राज्य जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निर्माण करने वाले धनाढ्य व्यापारियों के लिए ख्यात था? किसका शासन जो है धनाढ्य व्यापारियों के लिए विख्यात था? गुर्जर प्रतिहारों का, चालुक्यों का, गढ़वालों का या काकतियों का? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश के शासक जो थे वे सब जैन धर्मावलंबी थे और उस शासन के दौरान जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। उस समय व्यापार वाणिज्य की प्रगति थी, इसलिए जो धनाढ्य व्यापारी थे उन लोगों ने जैन मंदिरों को दान किया और उनके योगदान से कई जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। अगला,
अगर आप बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ऑनलाइन टारगेट बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर 2025 से, और इस बैच में वह तमाम सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी जो प्रायः हम अपने ऑनलाइन बैच में देते हैं। विशेष फोकस 15 टेस्ट सीरीज के साथ यह संपूर्ण पैकेज आपको केवल और केवल 999 रुपए में उपलब्ध है। तो आप इस बैच के माध्यम से अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? पश्चिमी तट पर यह कावेरी पट्टनम था, कोरकई था, मुशिरी था या तुंडी था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कावेरी पट्टनम तो नहीं था, कोरकई भी नहीं था, क्योंकि यह दोनों पत्तन जो है, यह दोनों पत्तन किस तट पर था? पूर्वी तट पर था। मुशिरी यह पश्चिमी तट पर था और तुंडी यह पश्चिमी तट पर था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अर्थात 3 और 4। नेक्स्ट, सूची 2 को सूची 2 एक को सूची 2 से सुमेलित करके आपको निकालना है। एक तरफ राजवंश का नाम है और दूसरे तरफ उसका केंद्र है, राजनीतिक केंद्र, और पहला राजवंश है। तो आपको बताना है कि किस राजवंश का मतलब किस राजवंश किस राजनीतिक केंद्र से जुड़ा हुआ था, कौन सा राजवंश कहां से जुड़ा हुआ था? चालुक्य। तो चालुक्य का केंद्र कहाँ था? बातापी। बादामी को एक और नाम से भी आपको मिल जाएगा, बातापी भी बोलते हैं। तो बातापी के चालुक्य। पल्लव कहाँ के थे? तो पल्लवों का केंद्र कांचीपुरम था। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। और पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? यह बाणभट्टकृत हर्षचरित में इसका उल्लेख मिलता है, हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, पुलकेशिन द्वितीय का ये होल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, या हुएनसांग की यात्रा विवरण में इसका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ एक फैक्ट तो क्लियर है कि ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि ये होल अभिलेख जो है इसमें इसका उल्लेख है, और साथ में हुएनसांग का जो यात्रा विवरण है इसमें भी इसका उल्लेख है। लेकिन हर्षचरित और बांसखेड़ा अभिलेख में इस युद्ध का, पुलकेशिन द्वितीय के विजय का या हर्ष के पराजय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 3 एवं 4। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? विजयनगर साम्राज्य के बारे में सही कथन आपको बताना है। क्या है? शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्रान उपाधि का प्रयोग किया। बिल्कुल ठीक है। सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। यह भी सही है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। यह नहीं, यह सही नहीं। ठहरिए ठहरिए, यह तो राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। विरूपाक्ष का मंदिर भी बनवाया था, सही है। शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्रान उपाधि का प्रयोग किया। यह भी सही है। सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल, यह तमिल नहीं होगा, तो यह सही नहीं है। और राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, यह कौन सा कथन सत्य है?
यह सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, अगर आप एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर 2025 से नया टोला वाले हमारे सेंटर पर। हमारा पता है नियर पीएन एंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना। विशेष जानकारी इस ऑफलाइन बैच के लिए आपको दिए गए नंबर पर प्रदान की जाएगी, तो आप इस नंबर पर फोन करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? चोल राज्य में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों पर विचार कीजिए। कौन कौन इकाई है? कुट्टम, उर या उरु और वलनाडु। आकार की दृष्टि से आपको क्या बताना है? अवरोही क्रम में इनका सही अनुक्रम बताना है। अवरोही क्रम में इसका सही अनुक्रम क्या होगा? तो सबसे अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी ऊपर से नीचे। आरोही मतलब नीचे से ऊपर। तो अवरोही क्रम में इसमें क्या होगा? सबसे पहले आएगा उरु 1, उसके बाद कुट्टम 2, यानी 2, 1 और तब 3। 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 कुट्टम नाडु वलनाडु उर कुट्टम नाडु वलनाडु। उर पहले होगा, उसके बाद कुट्टम होगा, मतलब 2, 1 और उसके बाद वलनाडु होगा 3। 3, 1, 2। ठीक है, नाडु वलनाडु उर। वलनाडु हो गया, उसके बाद कुट्टम हुआ और उसके बाद उर हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसकी उपाधि त्याग समुद्र था? त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण की थी? त्याग समुद्र की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यह तो गुप्त वंश का था। हर्षवर्धन ने यह उपाधि धारण नहीं की थी। जयसिंह सिद्धराज चालुक्य वंशी, इसने यह उपाधि धारण नहीं की थी। विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, चोल शासन में अधिकारियों का चयन ऑफिसर्स को रिक्रूट कैसे किया जाता था? करते समय निम्न में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? पदाधिकारियों के नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वह क्या थी? सभी भूस्वामियों की पात्रता, यानी जो लैंडलॉर्ड्स था, जिनके पास जमीन थी, वही पदाधिकारी बन सकते थे। यह बिल्कुल आधारभूत पात्रता थी पदाधिकारी बनने की। उसके बाद दूसरा, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, उम्मीदवारों का मनोनयन। तो गौर करिएगा, इसमें पद परिवर्तन करके भी किया जाता था, लॉटरी द्वारा चयन और उम्मीदवारों का मनोनयन। पदाधिकारियों, चोल साम्राज्य में पदाधिकारियों को बहाल करने की पद्धति क्या थी? तो गौर करिएगा, पद परिवर्तन लॉटरी चयन से भी होता है, मनोनयन नहीं होता। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, कि निम्न में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण शुंगंदवित्र विरुद्ध से सम्मानित था? परागमन शुल्क, इसका मतलब यह चुंगी एक तरह का होता था जिसको समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त कर दिया था? इसको समाप्त किया था राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोत्तुंग प्रथम ने या महेंद्र वर्मन प्रथम ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कुलोत्तुंग
प्रथम। ठीक है, यह चोल शासक था। और इस तरीके से हमने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रश्नोत्तर किया। तो आज के लिए इतना ही। इस शो को आज मैं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए आपसे विदा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।